हेलो गाइस, स्वागत आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद विनोद पर। सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले आपने जो पिछली 2 वीडियोस को इतना सारा प्यार दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि हमारी शुरुआत में हम इतनी जल्दी से ग्रो करेंगे। शुरुआत की दोनों वीडियोस जो मैंने डाली थी उसमें काफ़ी मेहनत लगी और मैंने कभी लाइफ में एडिटिंग नहीं किया, लेकिन मेरे को जब पहली बार एडिटिंग करने में बैठा तो लगभग एक वीडियो की एडिटिंग करने में, जो 34 मिनट की वीडियो थी, उसमें मुझे लगभग 4.5 से 5.5 घंटे लगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जब ऐसा चलता है कि हमें लगता है कि वीडियोस चल रही हैं, वीडियो लोग देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब लोग देखे भी और हमें लगता है कि हम एक वो काम कर रहे हैं जिससे लोग सीख रहे हैं, तो फिर अच्छा भी लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे का जो मोटिव है वो मोटिव हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। पिछली बार हमने यही चैप्टर हाफ चैप्टर कंप्लीट किया था। आज अक्षांश हमारा कंप्लीट हो चुका है, ग्लोब हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसी का एक टॉपिक बचा है देशांतर। अब देशांतर हमें पढ़ना क्यों है? तो सबसे पहले तो जो देशांतर है आखिर ये है क्या? मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी अर्थ पे हम काफ़ी सारी चीज़ें हमें जाननी होती हैं। तो हमारे अर्थ पे 2 लाइनें हैं, एक जो बिल्कुल ऊपर से नीचे आती है और एक वो जो थोड़ी लेटी हुई रेखाएं हैं, जिनमें से हमने अक्षांश रेखाएं, जो लेटी हुई रेखाएं हैं, वो हमने पिछले चैप्टर में कर ली। लेकिन इस चैप्टर में दूसरी जो काल्पनिक रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं, वो पिछले चैप्टर में कंप्लीट नहीं हो पाया था, जिस वजह से सेकेंड वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो देशांतर होता क्या है? देशांतर क्या है? अगर हम ऊपर से देखें इस अर्थ के अंदर, तो ऊपर से नीचे तक कुछ रेखाएं हैं जो वास्तव में नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को जानने में हमें मदद करती हैं वो, इसलिए हमने इनको काल्पनिक रेखाओं को अर्थ पे हम एक तरीके से ड्रॉ करते हैं। रियल में ऐसी रेखाएं नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो इन रेखाओं का स्थिति, लोकेशन और लोकेशन के अलावा किसी भी जगह का टाइम देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे पहले हम नोटिस अगर करें तो ये जो रेखाएं हैं ये थोड़ी सी खड़ी रेखाएं हैं, जिसको हम ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी कह सकते हैं। तो ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं, जो खड़ी रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं होती हैं। ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पे खत्म होती है। पिछली क्लास में हमने देख लिया कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर है। तो अब इसमें हमें जानना क्या क्या है। सबसे पहले तो ये कि हमें ये किस किस चीज में सहायता देगा। तो सबसे पहले तो किसी भी जगह की अगर हमें लोकेशन देखनी है, चाहे वो कोई सी भी जगह हो, चाहे वो आपका घर हो, मेरा घर हो, बगल का घर हो, पड़ोसी वाले का घर हो, दुनिया में किसी भी जगह की अगर लोकेशन देखनी है तो हम आराम से इन देशांतरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देशांतर जो होते हैं वो किसी भी जगह की लोकेशन बताने में और किसी भी जगह का टाइम बताने में हमें काफी ज्यादा मदद करते हैं। अब इसके बारे में हमें कौन कौन सी चीज जाननी चाहिए? तो सबसे पहले तो यह कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं उसमें बीचों बीच एक 0 डिग्री होती है। जैसे अक्षांश में भी एक बिल्कुल बीचों बीच 0 डिग्री थी, उसी तरीके से जैसे अक्षांश रेखाएं, जो लिटी रेखाएं होती है, उसमें भी एक 0 डिग्री होती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उसी तरीके से देशांतर रेखाओं में भी एक ऊपर से लेके नीचे तक, यहां उत्तरी ध्रुव से शुरू और यहां दक्षिणी ध्रुव पर खत्म, एक देशांतर रेखा होती है। इसकी 0 डिग्री जो है, यहां पर ये जो 0 डिग्री से माना गया है, तो इसको हमने डिग्री क्या दी? 0। तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है ये बिल्कुल पृथ्वी को उसी तरीके से, जैसे अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, उसी तरीके से ये 0 डिग्री भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो याद रखना है हमें कि सबसे पहले तो मुख्य देशांतर रेखा किसे कहा जाता है? तो मुख्य देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये जा कहां से रही है? तो इंग्लैंड, वही अंग्रेज जिन्होंने 200 साल हम पे शासन किया, वहीं से एक बिल्कुल ग्रीनविच नाम की जगह है लंदन में, ग्रीनविच वहां की एक वेधशाला है, जिसको कह सकते हैं कि कई सारी रिसर्च के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ग्रीनविच नाम की जो जगह है, ग्रीनविच वेधशाला, उस जगह से ये बिल्कुल जाता है कहां पर? इंग्लैंड में। तो उस देश से ये रेखा जा रही है और ये बिल्कुल पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है।
अब आगे अगर हम देखें तो ग्रीनविच रेखा यानी कि यही 0 डिग्री वाली जो रेखा है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक पूर्वी गोलार्ध, दूसरा पश्चिमी गोलार्ध। तो पूर्वी गोलार्ध हो गया ये, क्योंकि ये पूर्व में है, और पश्चिमी गोलार्ध हो गया पीछे वाला, क्योंकि ये पश्चिम में है। जबकि अक्षांश रेखा जो होती है वो दो बराबर भागों में जो बांटती है, एक ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। बाकी देशांतरों की संख्या कितनी है? अक्षांशों की हमने संख्या देखी थी, ऊपर 90, नीचे 90, और ये 0 तो है ही अपने आप में। तो टोटल मिला के कितनी हुई? लगभग 181। उसी तरीके से अगर ग्रीनविच रेखा को भी अगर हम जोड़ लें, इस 0 डिग्री को भी हम जोड़ लें, तो 180 इधर, 180 इधर और 0 डिग्री होनी चाहिए 361, लेकिन मैंने यहां पे लिखा है 360। उसके पीछे भी एक वजह है। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि 0 डिग्री, इसके इधर 180, इधर 180, और ये खुद इसको मिला लिया जाए तो हो गए टोटल 360। लेकिन 0 के बाद इधर से जब 1 2 3 4 5 करके 180 पर जाते हैं, और इधर भी 1 2 3 4 5 करके 180 पर हम जाते हैं, तो जो दोनों का 180 है, पूर्वी गोलार्ध का 180 और पश्चिमी गोलार्ध का 180, वो एक ही रेखा है। तो बिल्कुल 0 डिग्री के ठीक पीछे, पृथ्वी के ठीक पीछे की तरफ वो 180 वाली जो रेखा है, वो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दोनों की सेम है। बाकी देशांतर जितने भी हैं उनमें से हम ये जो 0 डिग्री वाला है, तो 0 डिग्री वाले देशांतर रेखा को हम कहते हैं मुख्य याम्योत्तर रेखा, और बाकी जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं उन सबको हम याम्योत्तर रेखा कह सकते हैं। जैसे अक्षांश को समानांतर रेखा कहते हैं, तो अक्षांश को हम समानांतर रेखा भी कह सकते हैं और देशांतर रेखाओं को याम्योत्तर रेखा भी। लेकिन याम्योत्तर रेखा के साथ हमें यह भी याद रखना है कि मुख्य याम्योत्तर रेखा कौन सी है, वो है 0 डिग्री देशांतर रेखा। बाकी अक्षांश और देशांतर रेखाएं, जब अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं, अगर हम इसे इस तरीके से देखेंगे तो हमें ऐसा दिखाई देगा कि एक ग्रिड बन रहा है, बिल्कुल एक जाला सा। तो हमें याद रखना है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या बनाती हैं? ये एक ग्रिड का निर्माण करती हैं, जो देखने में कुछ इस तरीके का होता है। अब बात करते हैं लंबाई और चौड़ाई की। तो सबसे पहले तो हमें यह याद रखना है कि हमने अक्षांश में क्या देखा था। तो एक अक्षांश और उसके ऊपर दूसरे अक्षांश के बीच में जो चौड़ाई थी वो सेम थी, उनके बीच में लगभग 111 किलोमीटर का फर्क था। यहां पर मामला थोड़ा सा अलग है। चौड़ाई की पहले बात कर लेते हैं। तो चौड़ाई एक अगर ऊपर से देखा जाए तो यहां से यहां तक 0 डिग्री, और यहां से जब 1 डिग्री निकलेगी इधर की तरफ, और हमने देखा था पश्चिम में भी 1 डिग्री है, तो इधर की तरफ तो होगा क्या भाई, इनके पास में, ध्रुवों के पास में तो इनकी बीच की चौड़ाई बड़ी कम दिखाई दे रही है, लेकिन बीचों बीच, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच इनकी चौड़ाई सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। तो एक चीज तो हमें कंफर्म हो जाना चाहिए कि चौड़ाई इनकी हर जगह सेम नहीं होती। पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच इनकी चौड़ाई सबसे ज्यादा होती है, जबकि ध्रुवों के पास इनकी चौड़ाई बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि ये जा ही कह रहे हैं, ये बिल्कुल ध्रुवों में जाके मिलते हैं। चाहे वो 1 हो, 0 हो, या फिर 50 डिग्री हो, या फिर 70 80 100 जितने भी हो, वो सारे के सारे उत्तरी ध्रुव से निकलेंगे, दक्षिणी ध्रुव में जाकर एक ही जगह पर जाकर एक तरीके से ज्वाइंट हो जाएंगे। तो हमें यह याद रखना है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में जाकर ये मिल जाते हैं। तो इनकी चौड़ाई सबसे कम होती है ध्रुवों के पास में, और सबसे ज्यादा होती है बीचों बीच। इसके अलावा लंबाई, तो अक्षांशों की लंबाई मैंने वीडियो में नहीं बताया, लेकिन अक्षांशों की लंबाई हर जगह सेम नहीं होती है। एक अर्थ अगर हम इमेजिन करें, एक अर्थ हो, अब उस अर्थ को अगर हम गोल देखते हैं तो एक अक्षांश यहां से जाएगा चारों तरफ से, तो उसकी चौड़ाई जो बिल्कुल बीचों बीच होगा उसकी सबसे ज्यादा होगी। एक बॉल इमेजिन करो, तो बॉल को अगर हम सोचें उसके बारे में, तो सबसे ऊपर जो गोला बनेगा वो सबसे छोटा होगा, और सबसे नीचे जो बनेगा वो सबसे छोटा होगा, लेकिन बीचों बीच अगर एक रस्सी से, धागे से हम उसके चारों तरफ लगाएं तो वो सबसे बड़ा होगा। तो अक्षांशों में सेम होता, अक्षांशों की लंबाई सेम नहीं होती, चौड़ाई सेम है, अक्षांशों की लंबाई सेम नहीं होती। लेकिन यहां पर बिल्कुल उल्टा है, यहां पर जो लंबाई होगी ऊपर से लेकर नीचे तक, उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव में खत्म होती है, लंबाई सेम, किसी भी जगह डिफरेंस नहीं।
तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि लंबाई ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी सेम है, तो देशांतर रेखाओं में लंबाई हमेशा सेम रहेगी। अब बात अगर हम करें देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ती हैं, तो बिल्कुल सही है, उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है, दक्षिणी ध्रुव में खत्म होती है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को देशांतर रेखाएं जोड़ती हैं। तो चलो अब देखते हैं कि देशांतर रेखाएं किस तरीके से हमें किसी भी जगह की लोकेशन बताने में बहुत ज्यादा मदद करती है। तो सबसे पहले अगर हम एक चीज याद रखें, पिछली क्लास में हमने अक्षांश रेखाओं से पूरे तरीके से नहीं लेकिन लोकेशन, आधी लोकेशन देखना हमने सीख लिया था। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, एक बार अगर वो अक्षांश रेखाएं समझ जाएंगे तो उन्हें ये वीडियो पूरा समझ में आ जाएगा कि हमने देशांतर रेखाओं से किस तरीके से लोकेशन का पता किया। तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। असम में एक जगह है, नाम है धुबरी। तो यहां पर हमने थोड़ा इंडिया को बना रखा है, थोड़ी ड्राइंग आगे पीछे है, लेकिन अभी सिर्फ समझने पर फोकस करते हैं। तो असम जो है वो लगभग हुआ कहां पर, बांग्लादेश के थोड़ा सा ऊपर, यहां पर तो है मेघालय, और ये जो है ये हो गया लगभग असम। तो ये तो हमें मैप की वजह से याद है, लेकिन अगर इसमें हमें धुबरी नाम की जगह को पता करना है कि धुबरी आखिर इस पूरे असम में कहां पर है, तो उसके लिए हमें दो चीजें पता होनी सबसे ज्यादा जरूरी है। पहली चीज अक्षांश रेखा, दूसरी चीज देशांतर। अगर ये दोनों चीजें हमें पता है तो हम आराम से इसका पता लगा सकते हैं। और अगर कोई दूसरा भी हमें इसकी लोकेशन बता दे कि भाई इसके यहां से ये अक्षांश जाता है और ये देशांतर जाता है, तो भी हम इसकी जगह पता कर सकते हैं। अब अगर एक एग्जाम्पल धुबरी का ले ही रहे हैं तो फिर एक बार इसे पता करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, हमने पिछले क्लास में बात की थी कि 0 डिग्री से नीचे यहां तक जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है, तो 0 से नीचे 90 अक्षांश है, 0 से ऊपर 90 अक्षांश है। ऊपर वाली अक्षांश रेखाओं के साथ उत्तर लगाया जाता है और दक्षिण अक्षांश रेखाओं के साथ दक्षिण लगाया जाता है। तो यहां पे साफ साफ इन्होंने दे रखा है कि भाई उत्तरी गोलार्ध में जो 26 डिग्री है वो वाला अक्षांश जहां से जा रहा है वहां पर धुबरी भी कहीं ना कहीं होगा। तो ये जो है ये हो गया हमारा 23.5, बिल्कुल बीचों बीच जो कर्क रेखा गुजर रही है। तो अगर ये 23.5 है तो हम लगभग यहां मान लेते हैं कि ये है हमारा 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो इसको अगर हम ये मान लें कि 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, हमने ऊपर वाला लगाया, नीचे भी लगा सकते थे, यहां पर भी 26 डिग्री जा रही है, लेकिन ये दक्षिणी अक्षांश रेखा है, वहां पे साफ साफ लिखा है कि उत्तरी अक्षांश। अब बात करते हैं कि भाई इस एक लाइन से हमें ये कैसे पता लगेगा कि इस लाइन पर धुबरी नाम की जो जगह असम में होनी चाहिए वो कहां पर है। वो यहां पर भी तो हो सकती है, क्योंकि लाइन तो हमने पूरी ड्रॉ कर दी। हमें यह पता है कि इस 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसी रेखा पर कहीं ना कहीं धुबरी नाम की जगह है, लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि इस पूरी लाइन पर कहां है। तो यहां हमें काम आएंगे देशांतर रेखाएं। तो यहां पर देशांतर रेखाएं किस तरीके से काम आती है, तो 0 डिग्री 0 डिग्री, ये तो हो गई मुख्य याम्योत्तर रेखा, क्योंकि खड़ी रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। अब इसके इधर आधी धरती जो इधर है पूर्वी गोलार्ध जिसे हम कह सकते हैं, तो पूर्वी गोलार्ध ये, पश्चिमी गोलार्ध ये, जितनी भी इधर रेखाएं बनेंगी 1 2 3 4 5 6 करके, वो सारी होंगी पूर्वी देशांतर रेखाएं, और जो इधर की तरफ बनेंगी वो होंगी पश्चिमी देशांतर रेखाएं। तो पीछे की तरफ 1 2 3 4 5 इस तरीके से बनेंगी कई सारी रेखाएं, और इधर भी इसी तरीके से। तो हमें पहले ये देखना है कि देशांतर रेखा जो असम के धुबरी नाम की जगह से गुजर रही है, उस धुबरी के वहां से कौन सी देशांतर रेखा गुजर रही है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि वहां से कोई ना कोई रेखा तो गुजर ही रही होगी, या तो ये या फिर ये। तो यहां पर हमें दे रखा है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहां पे दो चीजें स्पेसिफिक बताई जा चुकी हैं। पहली तो ये कि 90 डिग्री है, यानी कि चाहे वो इधर वाला हो या फिर उधर वाला हो, इधर भी 90 डिग्री है, उधर भी 90 डिग्री है, क्योंकि 0 के इधर 180 देशांतर रेखाएं और इसके इधर 180 देशांतर रेखाएं। तो 1 2 3 4 5 6 करके इधर भी 90 आएगा और इधर भी 90 आएगा। तो हमें याद क्या करना है, हमें याद करना है कि इसमें दे क्या रखा है, पूर्वी देशांतर।
अगर पश्चिमी होता तो हम इस वाले 90 को चुनते, अब पूर्वी दे रखा है तो हमें इस वाले को चुनना पड़ेगा। तो यहां से अगर हम मैप में देखेंगे एक 90 डिग्री होगा जो कंफर्म है कि वो यहीं से गुजर रहा होगा और वही फिर दक्षिणी ध्रुव में जाकर मिल जाएगा। तो ऐसे ऊपर से जो 90 डिग्री जा रहा होगा, ये हमें ये देखना है कि हमारी इस अक्षांश रेखा को इसने कट कहां से किया है। तो ये जो 90 डिग्री है ये यहां पर कट कर रहा है, और यहां पर अगर कट कर रहा है इसका मतलब है कि ये जो लोकेशन है ये लोकेशन है किसकी, धुबरी की। तो हमें याद रखना है कि धुबरी को हमने निकाला कैसे, हमने पता कैसे लगाया। हमने सबसे पहले अक्षांश देखा, उसके बाद देशांतर देखा, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि अगर अक्षांश है तो वो उत्तरी अक्षांश है या दक्षिणी अक्षांश है। और साथ ही साथ हमने जब देशांतर किया था तो उसमें भी हमने ये देखा कि पूर्वी देशांतर है या पश्चिमी देशांतर। अगर पश्चिमी देशांतर होता तो भाई यहां से जो गुजर रहा होता ऐसे करके जो 90 डिग्री, अगर वो यहां पर कट कर रहा है, क्योंकि 26 डिग्री को देखना है ना मैं उत्तरी अक्षांश को, तो यहां पे कट कर रहा है तो वो यहां पे होता है। लेकिन असल में इन्होंने दे रखा है पूर्वी देशांतर, तो वो भारत में असम के यहाँ पर जो ये लोकेशन जो बन रही है जहां पर अक्षांश और देशांतर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। कौन सा अक्षांश, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये दोनों एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं, इसीलिए ये लोकेशन होगी हमारी धुबरी की। तो जैसा कि हम जानते हैं देशांतर रेखाओं का इस्तेमाल सिर्फ लोकेशन के लिए नहीं, उसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूज हैं। तो एक इसका यूज होता है समय के लिए। हम कई बार भारत में मैच देखते हैं, लेकिन जब हमारी टीम बाहर जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम जिस टाइमिंग पे मैच देख रहे थे बाहर जाते ही टाइमिंग अलग हो गई। हमें ऐसा लगता है कि रात में इतने बजे मैच कौन करता है, कई बार इतनी सुबह होता है मैच कि हमें लगता है कि इतने बजे कौन मैच करता है। तो सबसे पहले बात तो ये कि वहां का जो टाइम है, जब अर्थ घूमती है तो सीधी सी बात है कि भारत एक अलग लोकेशन पर है, इंग्लैंड एक अलग लोकेशन पर है, न्यूजीलैंड एक अलग लोकेशन पर है। तो सिंपल सा है कि वहां पर जब सूरज की रोशनी गिरती होगी वो भी एक अलग टाइम पर गिरती होगी। तो सूरज की जब रोशनी अलग टाइम पे गिरेगी तो उन्हें अपने देश के हिसाब से टाइम रखना पड़ेगा और भारत को अपने देश के हिसाब से। तो हमने यहां पर क्या किया है, देशांतर रेखाएं जो हैं हमने कुछ फिक्स कर ली हैं कि भाई हर देश अपने अपने हिसाब से कुछ देशांतर रेखाओं को समय के लिए चुन ले और उसके हिसाब से अपने देश का टाइम बना ले। अब यहां पर हम यही तय कैसे करेंगे कि भाई किस देश का टाइम कौन सा रहे। तो सबसे पहले तो ये हमें कुछ चीजें पता रहनी चाहिए कि देशांतर रेखाएं चुनने से पहले उसके बारे में कुछ फैक्ट है जो पता होने चाहिए। सबसे पहले तो ये एक देशांतर रेखा होती है 4 मिनट के बराबर। तो अगर एक देशांतर रेखा 4 मिनट के बराबर है तो 15 डिग्री या 15 देशांतर रेखाएं कुल मिला के कितनों के बराबर होंगी, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4, तो टोटल हो गए 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। तो 15 डिग्री देशांतर रेखाएं मिलकर 1 घंटा बनाती हैं। उसी के हिसाब से अगर हम करें तो इधर की तरफ और इधर की तरफ टोटल 15-15 करके 12 घंटे इधर अलग अलग बनेंगे, 12 घंटे इधर अलग अलग बनेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि ये इन्हीं 12 घंटों में से कुछ ना कुछ तय करेंगे, ये इनकी मर्जी है। ये चाहे तो कोई और भी चुन सकते हैं। ये तो हमने उस हिसाब से बना लें कि 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, इस तरीके से 180 तक हमने कितने टाइम में बांट दिया इसे, 12 घंटों में। 12 अलग अलग घंटों में हमने बांट दिया और इधर भी 12 घंटे, क्योंकि इधर 180 इधर 180 देशांतर रेखाएं हैं, तो टोटल इधर 12 घंटे बन गए। तो और इधर की तरफ भी 12 घंटे। लेकिन इसके ऊपर हमें फोकस नहीं करना, हमें फोकस ये करना है कि 15 डिग्री मिलकर 1 घंटा बनाती हैं और सबसे मेन जिस रेखा से हम समय को मापते हैं या फिर जिस रेखा को हम सबसे मेन मान के चलते हैं, तो सबसे मेन रेखा कौन सी इनमें से, 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री इधर 180 इधर 180 इधर पूर्वी गोलार्ध इधर पश्चिमी गोलार्ध, तो 0 डिग्री हुई हमारी मुख्य याम्योत्तर रेखा। अब इसी के हिसाब से हम एक बार टाइम देखने की कोशिश करते हैं कि टाइम को किस तरीके से अलग अलग देश अपने यहां पर रखते हैं। तो पहला, अगर 0 डिग्री पर 12 बजे हों
तो ग्रीनविच रेखा हम इसे कई बार कहते हैं क्योंकि ये इंग्लैंड के ग्रीनविच नाम की जगह से जा रही है। तो अगर यहां पर 12 बजे हों दोपहर के, तो हमें ये याद रखना है कि कितने, दोपहर के 12 बजे हों, तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पे 15 डिग्री, कोई देश है यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी देश है, उसने क्या किया है कि वो ये तो रखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से तो उसके जो देश है उसके देश से ये वाली रेखा तो जा नहीं रही, उसके देश से 13, 14, 15, यहाँ से जो 14 जारी होगी, 16 जारी होगी, तो ये देशांतर रेखाएं जो उसके देश से जारी हैं। एक बात याद रखना है कि जो भी देशांतर रेखा देश से गुजरती है उन्हीं देशांतर रेखाओं में से हम अपना टाइम चुनते हैं। तो इन्होंने एक चीज तय कर ली कि भाई हम 15 डिग्री को अपना टाइम चुनेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि टाइम इनका 12 से 15 का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा 15 का मतलब हुआ 1 घंटा ये आगे, 15 डिग्री। तो 12 यहाँ पे बज रहे हैं, यहाँ पर 1 घंटा ये आगे होंगे, यहाँ पर बज रहे होंगे 1। लेकिन सिंपल सा इतना आसान नहीं है, क्योंकि 1 यहाँ पर भी बजे हो सकते हैं पीछे की तरफ, क्योंकि ये 15 डिग्री है। तो हमें ये याद होना चाहिए टाइम आगे या पीछे कैसे होता है। तो सिंपल सा ये 0 डिग्री के इधर जितने भी हैं, पूर्वी गोलार्ध में जितने भी डिग्री होंगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा, और जैसे जैसे इसके पीछे जाएंगे वैसे वैसे टाइम घटेगा। अगर यहाँ पे 15 डिग्री मिलके 1 घंटा बना रही है, यहाँ पे 12 बज रहे थे, यहाँ पर किसी देश ने 15 डिग्री को अपना चुना, और 15 डिग्री से हमें समझ में आया कि भाई 1 डिग्री जब 4 मिनट के बराबर है तो 15 डिग्री हुई 60 मिनट के बराबर, यानी कि यहाँ का टाइम 1 घंटा आगे होगा, क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध में है और इससे आगे है। तो यहाँ पे अगर 1 बज रहे हैं दोपहर के, तो यहाँ पर सिंपल सा है कि यहाँ पे 15 डिग्री, घंटे तो उतने ही निकलेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 60, तो 60 मिनट मिलके 1 घंटा बनाती है। तो यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं तो पहले तो ये कि इधर का टाइम आगे होगा, इधर का टाइम पीछे, तो यहाँ पर इसका टाइम होगा 1 घंटे पीछे। 30 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया हमारा 120, ये 2 घंटे पीछे होगा। वैसे ये 2 घंटे आगे हो गया। 45 ये लगभग 3 घंटे आगे, 60 ये लगभग 4 घंटे आगे। तो इसी हिसाब से होता है ये सारा का सारा जो टाइम होता है, वो इधर का आगे चलता है और इधर का पीछे। अमेरिका जो वो इधर काफी पीछे है, इसलिए हमेशा उसका टाइम हमसे जरूर पीछे चलेगा। तो ये याद रखना है। बाकी इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन पर तुम्हें छोड़ के चले जाते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन है जो हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत ने चुन रखा है 82 पॉइंट एंड हाफ, 82.5 डिग्री है भारत का, और ये किधर है, ये है पूर्वी गोलार्ध में। पूर्वी गोलार्ध का मतलब कि लगभग इसका समय हमारी इस ग्रीनविच रेखा से तो आगे ही चलेगा। तो मैं यहां पे छोड़ जाता हूं कि अगर यहां पर 12 बज रहे हों तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि भारत में उस समय टाइम क्या हो रहा होगा। तो भारत का एक तो टाइम बताना है, दूसरा भारत के टाइम के साथ साथ ये भी बताना है कि हमारा टाइम ग्रीनविच रेखा से कितने मिनट या घंटे आगे है। तो कितने घंटे हमारा जो टाइम है वो ग्रीनविच रेखा से ज्यादा रहता है, और कितना भारत का टाइम होगा अगर ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे हो। तो ये सारे के सारे जो आंसर हैं इसके कमेंट बॉक्स में बताओ, और साथ ही साथ इसके जो नोट्स हैं सेकंड चैप्टर के वो सारे के सारे हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। धन्यवाद।